नमस्कार दोस्तों। कक्षा 9 की बुक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा चल रही है अपनी। इसमें अपने आज पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4 राजस्थान में जनजातीय आंदोलन पढ़ेंगे। राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन अध्याय नंबर 4। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वीडियो का जब भी अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें चैनल में। तो चलो पढ़ते हैं अपने। राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य अपवित्र गठबंधन का प्रतिरोध सर्वप्रथम मेर मीणा व भील मेर मीणा एवं भील जनजातियों ने किया। विरोचित मेरों का विद्रोह। सबसे पहले पढ़ेंगे मेरों का विद्रोह। अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र के प्राचीन काल से ही अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध रहे। 1195-96 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के अजमेर आने पर उसे पराजित करने के लिए मेरों ने अनिहालवाड़ा यानी गुजरात से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए दूत भेजे। कुतुबुद्दीन ने मेरों को गुजराती सहायता प्राप्त होने से पूर्व ही नष्ट करने का निश्चय कर उन पर आक्रमण कर दिया, मगर उसे मेरों के विरुद्ध सफलता नहीं मिली। दूसरे दिन गुजराती सेना के साथ मिलकर मेरवीरों ने कुतुबुद्दीन की सेना पर भीषण आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन का सेनापति इस संघर्ष में मारा गया और स्वयं उसने घायल होकर अजमेर दुर्ग में शरण ली। ताजुल मासिर में हसन निजामी ने लिखा है कि कुतुबुद्दीन ने अपनी सहायता के लिए गजनी से मोहम्मद गोरी को समाचार भेजा। गजनी से कुतुबुद्दीन की सहायतार्थ एक शक्तिशाली सेना आने पर मेरों को पीछे हटना पड़ा। 1311 ईस्वी में कब 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने के जालोर आक्रमण के दौरान अड़सी मेर ने खिलजी सेना को डटकर सामना किया। 1616 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के अजमेर प्रवास के दौरान मेरों ने मुगल शिविर लूटा और सैनिक कुछ नहीं कर पाए। कर्नल टोड ने भी मेरों के साहस और पराक्रमी का उल्लेख किया है। मेवाड़ और मारवाड़ की सम्मिलित सेना भी मेरों को पराक्रम के आगे परास्त रहती थी। मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र अंग्रेजों के आगमन के पूर्व सीधे तौर पर किसी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं था। मेरों द्वारा आबाद क्षेत्रों के भूभाग मेवाड़ मारवाड़ अजमेर के अंतर्गत थे, किंतु मेरों ने पर इनका राजनीतिक व प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपने पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। यही मेर विद्रोह का प्रमुख कारण बना। सन 1818 ईस्वी में अजमेर के अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट एफ विल्डर ने झाक एवं अन्य गांव जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माने जाते थे के साथ समझौता किया, जिसके अनुसार मेरों ने लूटपाट न करने की सहमति प्रदान की। मार्च 1819 ईस्वी में विल्डर ने किसी साधारण घटना को मेरों द्वारा उपयुक्त समझौते को तोड़ना सिद्ध करते हुए मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया। उसने नसीराबाद से सैनिक साथ लेकर मेरों के खिलाफ दंडात्मक अभियान आरंभ किया। मेरों को दंडित किया गया तथा उन पर नियमित निगरानी रखने के लिए मेरवाड़ा क्षेत्र में पुलिस चौकियों स्थापित की। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा मेरों को घेरने की नीति आरंभ की गई। अतः प्रक्रिया स्वरूप मेरों ने सन 1820 ईस्वी के आरंभ से ही जगह जगह विद्रोह कर दिया तथा अपने क्षेत्रों से पुलिस चौकियां व थानों को हटाने का प्रयास किया। नवंबर 1820 ईस्वी में झाक नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस ने के हत्याकांड ने अंग्रेजों तथा साथ ही मेवाड़ मारवाड़ राज्यों को भयभीत कर दिया। ये मेर विद्रोह अत्यंत व्यापक व भयानक था। मेरों ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी पुलिस चौकियों को जला दिया तथा सिपाही को मार दिया। बढ़ते हुए मेर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सेना की 3 बटालियनों मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने मेरों पर आक्रमण कर दिया, जिससे भारी जन धन की हानि हुई। ये सेनाएं जनवरी 1821 ईस्वी के अंत तक मेर विद्रोह का दमन करने में सफल रही। 1822 ईस्वी में मेरों से संगठित मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर मुख्यालय स्थापित किया गया। 1822 ईस्वी में मेरों से गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ ब्यावर में स्थापित किया गया। लंबे समय तक संपूर्ण मेरवाड़ा
क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। ब्रिटिश प्रशासन 19वीं सदी के अंत तक कठोर दमनात्मक उपायों का सहारा लेकर मेरवाड़ा में शांति स्थापित करने में सफल रहा। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजों ने मेरों में समाज सुधार गतिविधियों का आरंभ किया। इस प्रकार अंग्रेज 1947 ईस्वी तक मेर विद्रोह को नियंत्रण करने में सफल रहे। अगला है अपना भील विद्रोह। भील विद्रोह। भील मूलतः एक शांतिप्रिय जनजाति रही है। वे अंग्रेजों के आगमन तक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे थे तथा 1818 ईस्वी के पश्चात उनके ऊपर स्थापित अधर्म सामंती व अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण ने उन्हें विद्रोह के लिए बाध्य किया। 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य के भीलों ने अनेक कारणों से विद्रोह किया। एक तो भील पर कर थोपने के अंग्रेज प्रयासों ने भील में असंतोष को जन्म दिया। दूसरा, अंग्रेजों की भील दमन नीति ने भीलों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न कर दिए थे। तीसरा, ईस्ट इंडिया की कंपनी के सहायक सचिव के तुरंत पश्चात उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन जेम्स टोंट ने अपने हाथ में ले लिया तथा उनसे भीलों पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए भीलों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। चौथा, 1818 ईस्वी की संधि के पश्चात अधिकांश देशी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। भील राज्य एवं जागीरदारों की सेनाओं में नियमित अनियमित रूप से नियुक्त रहते थे तथा इन सेनाओं के भंग होने से बेरोजगारों के चलते उनमें असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था। पांचवा, भील अपनी पाल के समीप ही गांव में रखवाली यानी चौकीदार कर नामक कर अपने क्षेत्र से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलाई नामक सुरक्षा कर वसूले करते थे। जेम्स टोंट ने राज्य की आय व राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के अंतर्गत भीलों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के ध्येय से भीलों से उनके ये अधिकार छीन लिए थे। यह भील विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। भीलों ने अपने इन परंपरागत अधिकारों को छोड़ने से इनकार करते हुए अंग्रेज उदयपुर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1818 ईस्वी के अंत तक उदयपुर राज्य के भीलों ने यह चेतावनी देते हुए अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी कि यदि सरकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो वे विद्रोह के लिए बाध्य होंगे। भीलों ने अपने क्षेत्रों की नाकेबंदी करते हुए राज्य के विरुद्ध बगावत कर दी। लंबे समय तक राज्य के अधिकारी भील क्षेत्रों में नहीं घुस सके। 1820 ईस्वी के आरंभ में अंग्रेजी सेना का एक अभियान दल विद्रोही भीलों के दमन हेतु भेजा गया, किंतु इसे सफलता नहीं मिली। अंग्रेजी सेना की इस असफलता ने भील विद्रोह को और अधिक तीव्र कर दिया। आगे चलकर जनवरी 1823 ईस्वी में ब्रिटिश व रियासत की संयुक्त सेनाओं ने दिसंबर 1823 ईस्वी तक भील विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर जरूर किया करो दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगामी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और पीछे के जितने भी इस बुक के जो वीडियो है, जितने बुक के लेसन पढ़ाए हुए हैं, वो अपने चैनल यूट्यूब की प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकती हैं। अगर PDF चाहिए तो अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक बायो में मिल जाएगी आपको। उदयपुर राज्य के भील विद्रोह को से प्रभावित होकर डूंगरपुर व बांसवाड़ा राज्य के भीलों ने भी अल्प अशांति उत्पन्न की तथा 1825 ईस्वी में आदिवासी विद्रोह की बिखरी हुई घटना घटी। डूंगरपुर राज्य में स्थिति अधिक गंभीर थी, इसलिए भीलों के दमन हेतु अंग्रेजी सेना भेजी गई, किंतु वास्तविक संघर्ष आरंभ होने से पूर्व ही भील मुखिया ने मई 1825 ईस्वी में समझौता कर लिया। इस प्रकार का समझौता डूंगरपुर राज्य की सिमूर, वारू, देवल एवं नंदूपालों के भीलों ने किया। उपयुक्त समझौते के प्रावधान एक पक्षीय थे, किंतु इनके माध्यम से अंग्रेज लंबे समय तक डूंगरपुर राज्य में शांति बनाए रखने में सफल रहे। उदयपुर राज्य के भीलों ने कभी भी इस प्रकार की शर्तें स्वीकार नहीं की थी तथा अंग्रेज व उदयपुर राज्य के समक्ष समर्पण नहीं किया। जनवरी 1826 ईस्वी में गिरासिया भूल मुखिया दौलत सिंह एवं गोविंद राम ने अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1826 ईस्वी में लंबी बातचीत के उपरांत दौलत सिंह के आत्मसमर्पण के पश्चात ही विद्रोह समाप्त हुआ।
अंग्रेजों व उदयपुर राज्य ने 1838 ईस्वी तक भीलों के प्रति उदार नीति अपनाई, क्योंकि दमनात्मक सैनिक आक्रमणों के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए थे। यूं छूटपुट भील उपद्रव की घटनाएं जारी रही, किंतु कुल मिलाकर 1838 ईस्वी तक उदयपुर राज्य में शांति रही। 1836 ईस्वी में बांसवाड़ा राज्य में भील उपद्रव हुए, जिन्हें अंग्रेजी सेना की सहायता से बांसवाड़ा के महारावल ने तुरंत नियंत्रण कर दिया। अंग्रेजों ने बल प्रयोग के उपाय नहीं छोड़े, बल्कि मेरवाड़ा बटालियन की पद्धति पर भीलों के विरुद्ध लंबी सैनिक योजनाएं तैयार की, जिसके अंतर्गत भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भीलों की सेना के गठन का निर्णय किया। अप्रैल 1841 ईस्वी में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर के गठन की स्वीकृति प्रदान की। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय उदयपुर राज्य के खेरवाड़ा रखा गया। मेवाड़ भील कोर के गठन की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? अप्रैल 1841 ईस्वी में। और मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? उदयपुर राज्य में खेरवाड़ा में रखा गया। मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा एवं कोटड़ा में 2 छावनियाँ स्थापित की गई। मेवाड़ भील कोर की कितनी छावनियाँ? 2 छावनियाँ, खेरवाड़ा एवं कोटड़ा में। अंग्रेजों के सैनिक उपाय कुछ समय तक ही भीलों में को शांत रख सके थे। 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा राज्य में छूटपुट भील विद्रोह हुए। इसी समय माही काठा एजेंसी के अंतर्गत पोसिना यानी गुजरात एवं सिरोही राज्य के भील व ग्रासीय विद्रोह हो गए थे। बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को गुजरात में 1846 ईस्वी के कुंवर जीवे वसावों के नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह से बढ़ावा मिला। बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को बांसवाड़ा राज्य में जो भील विद्रोह हुआ था उसको गुजरात में 1846 में कुंवर जीवे वसावों के नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह को बढ़ावा मिला। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये याद जरूर कर लेना, क्योंकि ये फैक्ट बिल्कुल नया है, दिखाई दे रहा है। कोई भी इस तरह के फैक्ट याद नहीं करता। तो 1846 में कुंवर जीवे वसाऊ बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसरी सिंह को सहायता हेतु वेस्टर्न मालवा ब्रिटिश एजेंट के पास भेजा गया तथा अंग्रेजी सेना की सहायता से 1850 ईस्वी के अंत तक भील विद्रोह को कुचल दिया गया। अठारह सौ 50 ईस्वी से 1855 ईस्वी के मध्य कोई भी बड़े भील विद्रोह की घटना नहीं घटी, किंतु दिसंबर 1855 ईस्वी में उदयपुर राज्य के कालीबास के भील विद्रोही हो गए। महाराणा ने मेहता स्वाई सिंह को एक सेना लेकर 1 नवंबर 1856 को भीलों के दमन हेतु सेना भेजी। सेनाओं ने गांव में आग लगा दी तब भारी संख्या में भीलों की मौत के घाट उतार दिया। 1860 ईस्वी तक निरंतर छूटपुट विद्रोह की घटना घटती रही। 1857 ईस्वी क्रांति के दौरान भी भील विद्रोह की संभावना थी, किंतु भील इन राष्ट्रीय क्रांति से अनभिज्ञ थे तथा राजकीय पलटनों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह नहीं किया। वर्ष 1861 में उदयपुर के समीप खेरवाड़ा क्षेत्र में भील उपद्रव की घटना सामने आई। 1863 ईस्वी में कोटड़ा के भील हिंसक गतिविधियों में संलग्न हो गए, जिसकी जिम्मेदारी मेवाड़ भील कोर के कमांडिंग अधिकारी ने उदयपुर राज्य पर सौंपी, क्योंकि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी भीलों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे थे। इन पर आधारों पर हाकिम को स्थानांतरित कर दिया गया तथा सैनिक कार्रवाई व शांतिपूर्ण समझाकर भील उत्पात को शांत कर दिया गया था। तत्पश्चात 1867 ईस्वी में खेरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य देवपाल के भीलों ने उत्पात आरंभ कर दिया, जिसे मेवाड़ भील कोर ने कुचल दिया था। डूंगरपुर 1872-75 के दौरान बांसवाड़ा में भील विद्रोह की घटनाएं घटी। बांसवाड़ा राज्य में चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों द्वारा अशांत रहे। बांसवाड़ा राज्य में चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों द्वारा अशांत रहे। मोस्ट है 1873-74 के दौरान इन गांवों के भीलों ने खुला विद्रोह कर दिया। उनकी गतिविधियां मध्य भारत के सलाना व झाबुआ राज्य तक फैल गई।
थी। 1881-1882 में उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों व राज्य के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। ये 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह सिद्ध हुआ। असल में यह लंबे समय से एकत्रित भील आक्रोश विस्फोट था। 26 मार्च 1881 की रात में राज्य की सेना मामा अमान सिंह, राज्य का प्रतिनिधि मामा अमान सिंह एवं लोनारगन अंग्रेज प्रतिनिधि के नेतृत्व में बारापौल पहुंची। मतलब 26 मार्च 1881 ईस्वी को राज्य की सेना एवं मामा अमान सिंह कौन था? राज्य का प्रतिनिधि। एवं लोनारगन कौन था? अंग्रेज प्रतिनिधि। ये दोनों सेनाएं लेकर कहाँ पहुंचे? बारापाल पहुंचे। इसके साथ महाराणा का निजी सचिव श्यामल दास भी था। इनके साथ कौन था? महाराणा का निजी सचिव श्यामल दास भी था। 27 मार्च को सेना ने बारापाल में सैकड़ों भील झोपड़ियों को जलाकर राख कर दिया। 28 मार्च को पूरे दिन सैनिक अभियान जारी रहा था तथा बारापाल के आसपास भीलों के झोपड़े को जलाया जाता रहा। फौज की इन कार्रवाइयों से बचने के लिए अधिकांश भीलों ने परिवार सहित स्वयं अपने घरों को उजाकर सघन जंगलों में पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर पहुंचकर सुरक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली थी। अपनी स्थिति सुदृढ़ कर भीलों ने मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही राज्य की सेनाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। निराश सेनाओं ने व सेनापतियों ने सुरक्षात्मक स्थिति को लेकर रिखवदेव में डेरे डाल दिए। यहाँ लगभग 8000 भीलों ने इन्हें घेर लिया। इन विद्रोह के प्रमुख नेता बिलखपाल का गमेती निम्मा, पीपली का खेमा एवं संगातरी का जोयंता थे। सैनिक अधिकारियों ने भीलों के साथ शांति समझौते का प्रयास किया किंतु कोई सफलता नहीं मिली। महाराणा के निजी सचिव श्यामल दास ने रिखवदेव मंदिर के पुजारी कौन? खेमराज भंडारी के माध्यम से भील नेताओं से वार्ता प्रारंभ की। अंत में 25 अप्रैल 1881 को भीलों के साथ एक समझौता हो गया। राज्य के अधिकारी आधा बढ़ कर छोड़ने, भविष्य में भीलों को जनगणना कार्यों में कष्ट न पहुंचाने एवं विद्रोही भीलों को माफी देने पर सहमति हो गई। भीलों ने राज्य के नियमों के पालन करने का वचन देते हुए कानूनी विरोधी गतिविधियों में संलग्न न होने की स्वीकृति दी। उपयुक्त समझौते ने भयंकर भील विद्रोह को शांत कर दिया किंतु पूर्ण शांति स्थापित नहीं हो सकी। यद्यपि मेवाड़ की भील समस्या को 19वीं सदी के अंत तक पर्याप्त समय तक सुलझा लिया गया किंतु डूंगरपुर बांसवाड़ा के भीलों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अतः 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में डूंगरपुर बांसवाड़ा राज्य में गोविंदगिरी के नेतृत्व में शक्तिशाली भील आंदोलन प्रारंभ हुआ। गोविंदगिरी ने भीलों के उत्थान एवं समाज धर्म सुधार आंदोलन आरंभ कर किया जो आगे चलकर राजनीतिक आर्थिक विद्रोह में परिवर्तन हो गए। गोविंदगिरी डूंगरपुर में बेड़सा नामक गांव के निवासी और जाति से क्या थे? बंजारा थे। गोविंदगिरी है वो डूंगरपुर के में बेड़सा नामक गांव के निवासी थे एवं जाति से क्या थे? बंजारा थे। वे समय छोटे किसान थे। उनकी निर्धन आर्थिक दशा एवं उनके पुत्र और पत्नी की मृत्यु एवं उनकी अध्यात्म की प्रेरित किया तथा वे सन्यासी बन गए। वे कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बन गए। उन्होंने ध्वनि स्थापित कर एक निशान ध्वज लगाकर आसपास के क्षेत्रों के भीलों को आध्यात्मिक शिक्षा देना प्रारंभ किया। गोविंदगिरी के विचारों ने भीलों को जागृत किया एवं उन्हें अपनी दशाओं व अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। इन विचारों ने उन्हें यह सोचने के लिए बाध्य भी कर दिया कि उनके वर्तमान शासकों ने उन्हें पराधीन कर रखा है जबकि वे स्वयं इस भूमि के स्वामी थे। इन्हें इस पर पुनः शासन करना चाहिए। इस प्रकार यह समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन आर्थिक एवं राजनीतिक आंदोलन में बदलता जा रहा था। गोविंदगिरी की उपयुक्त शिक्षाओं व कल्याणकारी गतिविधियों के कारण उनका भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? गोविंदगिरी ने की थी। मोस्ट है भीलों में अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा था। गोविंदगिरी के बढ़ते हुए प्रभाव से राजा उनके अधिकार एवं जागीरदार चिंतित होने लगे। उसका बढ़ता हुआ प्रभाव कहीं उनकी सत्ता को पलट न दे, अतः वे इन उपदेशों अथवा प्रचारकों को अपने राज्य अथवा जागीर की सीमाओं से बाहर निकाल जाने पर बाध्य करने लगे, जिससे वर्ग की कटुता बढ़ने लगी तथा समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन का राजनीतिक स्वरूप प्राप्त करने लगा। सन 1908 ईस्वी में गोविंदगिरी ने राजपूताना छोड़कर 1910 ईस्वी तक कर्षक के रूप में गुजरात के सुत एवं ईडर राज्य के भीलों में कार्य किया। उन्होंने इन राज्य के भीलों को जागृत कर उनका शक्तिशाली जन आंदोलन तैयार किया। ईडर राज्य के अंतर्गत पाल पट्टा में भील
आंदोलन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि वे जागीरदारों ने भीलों के साथ 24 फरवरी 1910 ईस्वी को एक समझौता किया। इस समझौते के अंतर्गत कुल 21 शर्तें थी जो भीलों के अधिकारों से संबंधित रखती थी। इस समझौते ने राजस्थान व गुजरात के भीलों को सामंती शोषण के विरुद्ध लड़ने का उत्साह दिया। यह समझौता गोविंदगिरी के आंदोलन की सफलता कहा जा सकता है। सन 1911 ईस्वी के प्रारंभ में वह डूंगरपुर स्थित अपने मूल स्थान बेड़सा गाँव वापस आ गए। बेड़सा गांव कब आए? 1911 ईस्वी में बेड़सा गांव डूंगरगिर में स्थित अपने मूल स्थान बेड़सा गांव आ गए। कब? 1911 ईस्वी में। वहां उन्होंने ध्वनि स्थापित कर भीलों को आधुनिक पद्धति पर उपदेश देना प्रारंभ किया। सन 1911 में उन्होंने अपने पंथ को नए रूप में संगठित किया तथा धार्मिक शिक्षाओं के साथ साथ भीलों को सामंती व औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति की युक्ति भी समझाने लगे। उन्होंने प्रत्येक गाँव में अपनी ध्वनि स्थापित की तथा इनकी सुरक्षा हेतु कोतवाल नियुक्त किए गए थे। गोविंदगिरी द्वारा नियुक्त कोतवाल केवल धार्मिक मुखिया ही नहीं थे बल्कि अपने क्षेत्र के सभी मामलों के प्रभारी थे। भीलों के मध्य विवादों को निपटारा भी करते थे। इस प्रकार अन्य अर्थों में गोविंदगिरी का समांतर सरकार चलने लगी, किंतु दूसरे और राजा व जागीरदार उनके शिष्यों का उत्पीड़न भी जारी रहा। बेड़सा गोविंदगिरी के गतिविधियों का केंद्र बन गया। बेड़सा गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र कहाँ था? बेड़सा। ईडर, सूत, बांसवाड़ा व डूंगरपुर राज्य के तथा पंचमहल व खेड़ा जिले के भील वहां आने लगे। कहाँ के भील आने लगे? ईडर, सूत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा पंचमहल व खेड़ा जिले के भील वहां आने लगे। इस आंदोलन का प्रभाव संपूर्ण दक्षिण राजस्थान के राज्य व बम्बई सरकार के अंतर्गत गुजरात के भील क्षेत्रों में फैल गया था। उनके बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत होकर अप्रैल 1913 ईस्वी में डूंगरपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तथा उन्हें सभी सामान जब्त कर लिया था। उन्हें उनके धार्मिक पंथ को छोड़ने के लिए धमकाया। सामंती औपनिवेशिक सत्ता द्वारा उत्पीड़न विहार ने गोविंदगिरी एवं उनके शिष्यों को सामंती व औपनिवेशिक दासता से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भील राज्य की स्थापना की योजना बनाने की प्रेरित की। यह है मानगढ़ धाम। गोविंदगिरी अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर पहुंचे तथा भीलों को पहाड़ी पर एकत्रित होने के लिए संदेश भेजे गए। धीरे धीरे भारी संख्या में भील पहाड़ी पर आने लगे तथा साथ में राशन, पानी व हथियार भी ला रहे थे। इन गतिविधियों ने सूत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व ईडर राज्यों को चौकन्ना कर दिया था। इन सभी राज्यों ने अपने संबंधित अंग्रेज अधिकारियों से मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े पालों से युद्ध के लिए तैयारी कर रहे भीलों को कुचलने की प्रार्थना की। 6 से 10 नवंबर 1913 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां 104 वेलेजली राइफल एवं कंपनी 7वीं राजपूत रेजिमेंट की एक कंपनी मानगढ़ पर भीलों के जमावड़े को कुचलने के लिए पहुंची। विफल वार्ताओं के बाद 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौज ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया। कब किया? 17 नवंबर 1913 को अंग्रेजी फौजों ने मानगढ़ की पहाड़ी पर आक्रमण किया। मानगढ़ की पहाड़ी के सामने दूसरी पहाड़ी पर अंग्रेजी फौज ने तोपों, मशीनों, गनें तैनात कर रखी थी एवं वहीं से गोला बारूद दागे जाने लगे। लगभग 1 घंटे तक मानगढ़ पर भीलों ने सेना का सफल मुकाबला किया, किंतु आधुनिक युद्ध सामग्री के समक्ष अधिक समय तक वे टिक नहीं सके। मानगढ़ की पहाड़ी के नीचे तैनात अंग्रेजी फौज पहाड़ी को घेरते हुए ऊपर पहुंची तथा भीलों को अंधाधुंध गोलियां के भुनना आरम्भ कर दिया। भीलों में भी भगदड़ मच गई। कुछ समय में पहाड़ी पर भीलों ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके उपरांत ये मोस्ट है दोस्तों मानगढ़ उपरांत भी भीलों का कत्लेआम जारी रहा। अंग्रेजी दस्तावेजों के अनुसार कुल 100 भील कुल 100 भील मारे गए तथा 900 भीलों को बंदी बना लिया गया। इनके साथ ही गोविंदगिरी व पुंजिया कौन था? गोविंदगिरी का शिष्य था, को बंदी बना लिया गया। भील आंदोलन को चल दिया गया, किंतु भील अपने गुरु की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन थे। भीलों में गोविंदगिरी भारी लोकप्रिय थे क्योंकि उन्होंने उनके अनेक बुराइयों से मुक्ति दिलाई थी। अतः गोविंदगिरी की लोकप्रियता के कारण उनके आजीवन कारावास की सजा को 10 वर्ष की सजा में बदल दिया गया। अतः 7 वर्ष के पश्चात इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वे सूत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ एवं ईडर राज्यों में प्रवेश नहीं करेंगे। वे सरकारी निगरानी में अहमदाबाद संभाग के अंतर्गत पंचमहल जिले के जालोद नामक गांव में रहने लगे। इसी स्थान पर सभी क्षेत्रों के भगत मिल उनके प्रवचन सुनने वहां पहुंचने लगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें और अपना चैनल राजस्थान जीके पॉइंट 360 सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब कराने में सहयोग जरूर करवाएं। दोस्तों धन्यवाद।